नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर की तरह से मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और इसी संदर्भ में हम आपके लिए लाते हैं मिलेट्स स्कूल ऑन एयर, जिस कार्यक्रम में हम आपको मिलेट्स के बारे में तमाम तरह की जानकारियां देते हैं। हर अंक एक नए तरह की जानकारी लेकर आता है। आज की हमारी जानकारी का विषय है चीना की उन्नतशील प्रजातियां एवं उत्पादन की उन्नत तकनीक। और हम आपको बता दें कि इस अभिनव आयोजन को प्रायोजित किया है मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ़को, नाबार्ड और नाहेप ने। और आज चीना की उन्नतशील प्रजातियों और उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर M.K. भार्गव। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान में और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में पदस्थ हैं। डॉक्टर भार्गव, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर भार्गव। चूँकि हमारा विषय है चीना, ये चीना जो है बहुत कम सुना जाने वाला मिलेट्स है। मिलेट्स की पूरी फैमिली में ये कहाँ ठहरता है या इसकी क्या पोजीशन है, ये हमारे श्रोता दर्शकों को बताइए। ये बहुत ज़रूरी है। चीना मिलेट्स परिवार में शामिल है जी। और मिलेट्स, जिसको हिंदी में मोटा अनाज कहा गया है, और ख़ास तौर से भारत सरकार ने तो इनको श्री अन्न की श्रेणी में नाम दिया हुआ है। श्री अन्न से अभिप्राय है किसान भाइयों या जो भी हमारे किसान भाई इनको छोड़ रहे हैं, इनको पुनः अपनी खेती में प्रचलन में लाने के लिए, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें भारत सरकार की पहल से ही करीब 72 से अधिक देशों की सहभागिता के साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। उस मिलेट की श्रेणी में जब इसको देखा जाता है तो इनको लघुद्यान कहते हैं, और लघुद्यान में भी सूक्ष्म उद्यान यानी कि माइनर मिलेट्स। एक होते हैं मोटा अनाज, मोटे अनाज में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, और माइनर मिलेट यानी सूक्ष्म दान, छोटा जिनके दाने छोटे, मोटा और छोटा, उसमें ये आता है चीना है, सबा है, कंगनी है, फॉक्सटेल मिलेट है, काकून है। तो ये माइनर मिलेट्स की श्रेणी में शुमार है। और इसको क्षेत्रीय नाम बहुत सारे दिए हुए हैं। हमारे देश की बहुत सारी विविधता है, अलग अलग क्षेत्रीय नामों में लोग इसको चीना, और कहीं रेड मिलेट, कहीं प्रोसो मिलेट, ट्रू मिलेट्स, रेड मिलेट, और कहीं तो इसको इस तरह की श्रेणी में लाए हैं कि लोकल अभिप्राय में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जी जी जी। अगर हम इसकी वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो इसको पेनिकम मिलियेसियम नाम दिया गया है। और ये धान कुल की यानी कि ग्रेमिनी परिवार का पौधा है, और ख़ास तौर से ये कम ही अब लोगों के बीच रहा है, लेकिन इसको फिर से प्रचलन में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इसकी पहचान अलग अलग क्षेत्रीय तौर पर लोग जानते हैं, और ये ट्रू मिलेट या प्रोसो मिलेट के रूप में इसको इंग्लिश नाम है। और बाकी इसकी और भी कई देशों में भी अलग अलग नाम है, हॉग मिलेट्स, हॉर्स मिलेट्स, हर्सी मिलेट्स, तो कॉमन मिलेट्स। इस तरह से इसकी पहचान चीना की होती है। चूँकि चीना जो है, आपने बताया कि बहुत कम लोग उगा रहे हैं, लुप्त प्राय सा होता जा रहा है, इसलिए इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इसकी फसल कब लगाई जाती है और क्या विशेषताएं होती हैं ख़ास इसकी, ये भी हमारे लोगों को बताइए। देखिए, माइनर मिलेट्स जो होती हैं वो ख़ास तौर से ये बरसात का जो मौसम होता है, जिसको खरीफ की फसलें कहते हैं, उस समय लगाई जाती है। इनको नगण्य भूमि यानी कि जो भूमि का उर्वरता स्तर निम्न है वहाँ इनको स्थान दिया जाता है, और इस पर ज़्यादा देख रेख नहीं की जाती। और जब प्रचलन बढ़ता गया गेहूँ या धान जैसी फसलों का, तो वो किसान भाई या हमारे जो उगाने वाले हैं उन्होंने इन फसलों को महत्ता दी। धीरे धीरे ये कम हो गया, इसका रकबा इतना कम होता चला गया कि अभी कुछ ही जिलों में या कुछ ही राज्यों में देखने मिलता है, जिसमें देखा जाए कर्नाटक है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ का है, और कुछ भाग मध्य प्रदेश का डिंडोरी है या मंडला है, कुछ टीकमगढ़ में भी होता है। तो ये जनजातीय क्षेत्रों में थोड़ा बहुत अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता इसको फिर से प्रसारित करने की है। और चीना की खेती बरसात के साथ साथ रबी में भी की जाती है। अच्छा। हाँ, ये खास बात है इसकी। जायद में भी जैसे जून जुलाई में तो करते ही करते हैं, इसके अलावा इसको रबी की फसल कटाई के बाद 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में भी लगा सकते हैं, और दोनों ही सीजन में हो सकती है ये। तो इसकी जो फसल अवधि है वो बहुत छोटी है, करीब 65 से लेकर 70 दिन में ये तैयार हो जाती है। जो सबा एक फसल है उससे भी कम दिन में आ जाती है।
तो यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो ये 2.5 महीने की फसल है और किसान को एक कैच क्रॉप के रूप में ले सकता है। इसके बाद किसान रबी में चना है, अलसी है, सरसों है, आलू है, कोई भी फसल सफलता से उगा सकता है। अच्छा। तो ये किसान भाइयों ने इसको जब उगाने का प्रचलन जैसे छोड़ते गए तो इसका जो विलुप्त प्राय होती गई, लेकिन अभी भी इस पर शोध कार्य या जो संस्थान है जो भारत सरकार का, जैसे हैदराबाद में है वहाँ कुछ काम हो रहा है, राजस्थान में भी कुछ एरिया में काम हो रहा है। तो इसकी धीरे धीरे लोगों में फिर से जागृति लाई जा रही है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर को ध्यान में रखते। चीना के बारे में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे। कैसी जलवायु चाहिए होती है इसके लिए, और मिलेट्स के तौर पर जो खेत तैयार करने का काम होता है, चीना के लिए कुछ विशेष बात होती है क्या? देखिए, भूमि की बात जहाँ तक है, भूमि जैसे इसको कम उर्वरता वाली स्थानों में लोग उगाते रहे, यदि इसको अच्छी ज़मीन में भी उगाई जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन देती है और ज़्यादा लाभकारी परिणाम मिलते हैं। लेकिन इसको देखा जाए तो कम वर्षा और कम उर्वरता वाली भूमियों में उगाते रहने से किसान भाई इसको ज़्यादा मुनाफा की फसल नहीं समझते गए, इसीलिए इसको लघु धान से सूक्ष्म धान में परिवर्तित होती गई और विलुप्त होती गई। लेकिन यदि इसको सफलता से उगाना है तो किसान भाई जलमग्न वाली भूमि को छोड़ के बाकी सभी भूमि में उगा सकते हैं। और जून जुलाई इसके लिए अच्छा महीना है इसको बोने का तरीका, और इसको गर्म और जो नम जलवायु है उस जलवायु के अलावा ये सभी जलवायु में हो जाती है, और रबी में जैसा मैंने बताया भी लिया जा सकता है। तो इसकी आदर्श दशा खासतौर से जैसे अभी मौसम वर्षा का है तो जुलाई के प्रथम पखवाड़े में बहुत सफलता से इसको लगाया जा सकता है। बस खेत की तैयारी के समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो खेत की तैयारी अच्छी कर लें और खेत समतल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ढालू खेतों में जो पानी है उसका बहाव होता है, बीज छोटा हो जाता है और ज़्यादा गहरा भी नहीं बो पाते तो बह के चला जाता है, या तो उसकी ढाल के विपरीत अक्रॉस द स्लोप बुवाई की जाए। और बुवाई का भी जो तरीका है वो किसान भाइयों को खेत की दशा पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी खेत की जो दशा और भूमि की जलवायु ये वर्षाकालीन फसल में बहुत अच्छी पैदावार देती है। मिट्टी का कोई परीक्षण करा लेना चाहिए इससे पहले? मिट्टी का परीक्षण करा लें तो सर्वोत्तम है। मिट्टी की जांच होने से हमको मिट्टी की उर्वरता स्तर पता चल जाता है, और ख़ास तौर से अब जो प्राकृतिक खेती या हम उसकी बात कर रहे हैं मिलेट्स प्रोत्साहन की स्वास्थ्य के लिए, तो हमको प्राकृतिक खेती के जो अवयव हैं उनके साथ अगर इसको जोड़ते हैं तो हमको अलग से कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये फसलें अपने आप में एक पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी है। तो ऐसी फसलों के लिए मिट्टी परीक्षण करके यदि आगे बढ़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। डॉक्टर भार्गव, आपने बताया कि किस तरह से चीना को कैसी जलवायु चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताया कि खेत कैसा तैयार इसके लिए करना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। लेकिन चीना की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं और बीज किसान कहाँ से प्राप्त कर सकता है, ये भी सारी जानकारियाँ दीजिए। देखिए, चीना पर शोध कार्य बड़ा सीमित हुआ है, फिर भी इसकी जो जातियाँ हैं उसमें कुछ तमिलनाडु से निकली हुई हैं, CO1, CO2, CO4, भावना, सागर और नागार्जुन, ये उन्नत प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा BR7 और PV 1684 और MS 8774, ये कुछ उन्नत जातियाँ हैं। इसके अलावा किसान भाइयों की स्थानीय जातियों का संग्रह, उसको भी आप अच्छा चयन करके सिलेक्शन करके ले सकते हैं, और इनको मिलने के लिए जो खासतौर से राजस्थान का जोधपुर एरिया है या छत्तीसगढ़ का कुछ ट्राइबल्स एरिया है, वहाँ इसका बीजोत्पादन हो रहा है। और भारत सरकार का ICAR का एक संस्थान है हैदराबाद में, वहाँ भी मिलेट फसलों के लिए उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा गया, तो वहाँ से भी किसान भाई ले सकता है। और कई बार किसान मेले होते हैं या कुछ इस तरह के अवसर आते हैं, वहाँ स्टॉल लगते हैं, तो उस जगह में इनके सीड भी सेल किए जाते हैं। इस बार जैसे अभी कुछ समय पहले एक मेला हुआ था, तो उस मेले में वहाँ की संस्थान ने अपना स्टॉल लगाया था, तो वो कुछ पैकेट सेल कर रहे थे। किसान भाइयों को इस तरह की पहुँच करके लेना चाहिए। और आजकल थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी ज़माना है, कुछ नए स्टार्टअप भी इसमें आ गए हैं, जो माइनर मिलेट्स है जिसमें चीना भी शुमार है, उसका बीज वो सेल कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पर नेटवर्क करके ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके विशेषज्ञों से ही परामर्श ले सकते हैं। तो कुल मिला के उन्नत जातियाँ अगर आपको मिलती हैं तो उनको प्राथमिकता दिए, अन्यथा जो किसान के पास सीमित बीज है उसको भी आप छान के साफ करके
और उसको थोड़ा श्रेणीकरण कर लेते हैं तो वो बीज भी आपका चीना का उत्तम पैदावार देने में सक्षम होता है। जो किसान उन्नत खेती करते हैं, उन्नतशील किसान कहलाते हैं, क्या वो इसे बाकी फसलों के साथ इंटरमीडिएट अंतर्वर्ती फसलों की तरह से बो सकते हैं? देखिए, अंतर्वर्ती फसलों के लिए यदि लगाना है तो ख़ास तौर से इसको सहयोगी फसलें, इसमें दलहनी परिवार की कुछ फसलें हैं उनको स्थान दे सकते हैं। उसके लिए आपको 4 लाइन जैसे चीना की लगा दी और फिर 2 लाइन हमने जैसे उड़द की लगा दी। ये इंटरक्रॉपिंग का एक तरीका हो सकता है। तो लेग्यूमिनस फसल होने से बीच में जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो इस फसल को मिलती रहती है। हालांकि इस फसल को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन किसान भाई यदि सोल क्रॉपिंग यानी कि एकल फसल लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यदि यांत्रिक तरीका उस पर कुछ है ऐसा लगाने का, या वो परंपरागत तरीके से बैल जोड़ी से वो खेती कर रहा है, तो वो कूड़ों में या नालियाँ जिसको कही जाती है पीछे के माध्यम से, तो वो बना सकते हैं। 8 लाइन का भी कॉम्बिनेशन रखता है। आम 8 लाइन चीना की लगा दी, फिर 4 लाइन दूसरी फसल की लगा दी, तो अंतर्वर्ती स्थान से जो भी फसल आप लगा रहे हैं उससे भी एडिशनल इनकम होगी और इस फसल के लिए वो सहयोगी फसल होगी। तो इस तरह से लगाने का तरीका किसान भाई के ऊपर निर्भर करता है। और यदि एकल रूप से लगा रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको कम से कम 40 मीटर के अंतराल पर खेत में एक पट्टी निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, कई बार अतिरिक्त वर्षा हो जाती है, ज़्यादा पानी बरस गया, खेत में जल भराव हो गया, तो जल भराव ना हो, वो पानी नाली के माध्यम से निकल जाए तो फसल को गलाव नहीं होगा और फसल जलमग्नता में ना आने से वो नुकसान नहीं होगी, क्षति नहीं होगी। तो इस तरह से खेत की दशा और फसल स्थिति के अनुसार वहाँ की क्या टोपोग्राफी है ज़मीन की, उसके अनुसार किसान को अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। सामान्य तौर पर किसान ऐसी कार्य योजना बना कर के ही फसल लगाते हैं, लेकिन यहाँ चीना की चूँकि बात हो रही है, चीना बहुत विलुप्त होती जा रही है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कब बोएं, कैसे बोएं और कितने खेत में कितने बीजों का वो उपयोग करें। देखिए, जून से लेकर जुलाई का महीना खरीफ फसल बोने के लिए, खास तौर से मिलेट फसलों के सभी के लिए वो अनुकूल है। और चीना फसल बोने का भी समय चल रहा है, किसान भाई इसको बो सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि इसके लिए बीज दर कितनी हो। तो बीज दर की जो मात्रा है प्रति हेक्टर में 8 से लेकर 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और इसको जो दूरी है, यानी कि यदि हम इसको कई बार देख रहे हैं किसान भाई ऐसे ही खेत में छिटक देते हैं, तो वो तरीका थोड़ा परंपरागत है, वो विधि ठीक नहीं है। यदि लाइनों में कतारों में लगाते हैं तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर कतारों में फासला रखते हुए आप लगाइए। इसका समायोजन ट्रैक्टर के माध्यम से जो सीडल है उसमें भी कर सकते हैं। अब चूंकि बीज बारीक होता है तो बीज का दर प्रॉपर जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ छनी हुई रेत ले लें और रेत को छाल लें ताकि उसके मोटे कंकड़ अलग हो जाए और बारीक रेत उसमें समायोजित हो जाए। तो उसको बीज के साथ मिक्स कर लें, उसके प्रॉपर उसके बीज का प्लेसमेंट जगह पर होगा। तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की गहराई पर ज़मीन में बीज जाए और इस बात का ध्यान रखते हुए 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर अधिकतम दूरी कतारों की रहे। और जब ये फसल उग जाएगी 15 से 20 दिन के बाद, अगर हमको ऐसा लग रहा है कहीं बीज ज़्यादा गिर गया, तो अंतर्वर्ती शस्य क्रिया करते समय, निराई गुड़ाई करते समय उसके कुछ पौधों का बिरलीकरण, थिनिंग कर देना चाहिए, यानी कि कुछ घने पौधों को थोड़ा सा बेगरा कर देना चाहिए। तो वो दूरी हमारी 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर हो जाए तो वो आदर्श दशा होती है। इस दशा से जो फसल लगती है वो एक अच्छा उत्पादन देती है। तो हमारी पहल किसानों को ये करना चाहिए कि बीज दर एक सीमित है जो 8 से लेकर 10 किलोग्राम है, वही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात हो रही है चीना की फसल की। खाद और उर्वरक कब और कैसा देना चाहिए? हालांकि हम ये मानते हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि खाद उर्वरक की आवश्यकता मिलेट की फसलों को नहीं होती है, लेकिन फिर भी जितना भी कम मात्रा में खाद और उर्वरक होता है वो कब और कैसे देना चाहिए? देखिए, मिलेट्स फसलों में या सीरियन फसलों में ये बात बिल्कुल सही है, ये फसलें कम खाद की आवश्यकता होती है। फिर भी हमको अच्छा पोषण देने के लिए बेहतर होगा कि मिट्टी की जांच करा लें, उसके अनुसार हम अपनी खाद की जो व्यवस्थाएं करें। लेकिन फिर भी एक सामान्य अनुशंसा के अनुसार 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश, ये तीनों पोषक तत्वों को देना चाहिए 1 हेक्टर के लिए। और इनको देने का तरीका भी है, यदि खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय भी मिला सकते हैं, सीड ड्रिल डबल पेटी वाली है तो उस समय भी दे सकते हैं। और कई बार देखने में आता है कि नाइट्रोजन है वो उसकी आधी मात्रा देके स्प्लिट डोज यानी 2 भागों में दे सकते हैं। तो आधी नाइट्रोजन हम बोने के 21 दिन बाद, जब खेत में
थिनिंग करेंगे, बिरलन करेंगे, उस समय दे सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस को आप ध्यान रखें कि 40, 20, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। और मैं यहाँ कहूँगा कि ये पोषक अनाज की फसलें, इनको कम आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक खेती के आयामों को, जिसमें जीवामृत है, घन जीवामृत है, इस तरह से इनको जोड़ते हैं तो इनके भी अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम देखने में मिलेंगे। और ये फसलों को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होगी वो प्राकृतिक तरीके से होगी। और ज़मीन में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, सूक्ष्मजीवी क्रियाएँ, वो और ज़्यादा सक्रिय होंगी। और जैसे जैसे लगातार एक तरह की फसलें उग रही हैं तो हमारी जो फसलों को ज़मीन से पोषक तत्व खींचने की क्षमता है, जो लेयर है, वो ये फसलें नई आ रही हैं। यानी कि ये फसलें काफ़ी दिनों से नहीं ली गई, तो इनके फूड जो खींचने की क्षमता है, उनका भोजन खींचने की क्षमता वो अलग होगी। तो ये फसल चक्र में समावेश करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 के अवसर पर आप इस बार कुछ हिस्से में कोई ना कोई जो आपकी पहुँच में हो या आपको प्राप्त हो सकती हो, वो मिलेट या श्री अन्न फसल जरूर लगाएं, जिसमें चीना भी एक प्रमुख फसल है। जो अभी आपके पास बीज है तो खरीफ में लगाएं, यदि नहीं है तो आप रबी में लगाएं, आपके पास नहीं है तो जायद में भी लगा सकते हैं। तो ये इनके लिए खाद बीज की व्यवस्था किसान भाई अपनी सुगमता के अनुसार कर सकते हैं। और पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो एक सीमित मात्रा में दें तो बहुत लाभकारी है। अंतर्वर्ती फसलों के रूप में यदि हम मिलेट्स लगाते हैं तो फ़ायदेमंद ही है, नुकसान कहीं से भी नहीं है जी। हालांकि आपने बताया कि पानी की बेहद कम आवश्यकता होती है, नालियाँ भी खेत में इसीलिए बनवाने को कहा कि फसल जो है वो गले नहीं, गलाव ना हो। लेकिन फिर भी सिंचाई कितनी और कब चीना की फसल में विशेष तौर पर? देखिए, जो खरीफ में लगाई जा रही है चीना, यानी कि वर्षा के मौसम में, उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्षा अधीन फसल है, जिसको रेन फेड फार्मिंग कहते हैं, वर्षा अधीन फसलों को। और वहाँ पानी की हमको निकासी की व्यवस्था देखनी है। पानी इसको कम लगता है तो हमको कहीं जल के भराव से फसल दशा खराब ना हो, उसके लिए निकासी की व्यवस्था देखना है। लेकिन जब रबी में लगाते हैं तो रबी में 3 से लेकर 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और ये सिंचाइयाँ करीब 12 से लेकर 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। बेहतर होगा कि उस समय हमको ज़मीन में प्री इरीगेशन, जिसको पलेवा कहते हैं हमारे किसान बंधु, वो करने के बाद लगाएं। और आइडियल दशा जमीन की आ जाती है उस समय इसकी बोनी कर दें। और उसके बाद 15 दिन के अंतराल से 3 से लेके भूमि की दशा, फसल की स्थिति के अनुसार सिंचाई करना चाहिए, तो अच्छा उत्पादन मिल जाता है। ये चीना के लिए एक सिंचाई की व्यवस्था खास तौर से खरीफ में करनी पड़ती है। और रबी में तो सिंचाई लगती है, लेकिन खरीफ में जल निकास की व्यवस्था को ध्यान देना होता है। जी जी जी। विशेष तौर पर आपने बताया था कि यदि बोनी के समय बीज चूँकि छोटा होता है, ज़्यादा अगर गिर गया है तो विरलीकरण करना चाहिए। लेकिन ये विरलीकरण कब करें, और यदि साथ में खरपतवार हो तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। विरलीकरण और खरपतवार प्रबंधन, ये दोनों ही साथ साथ की जाने वाली प्रक्रिया हैं। और एक ऐसी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस यानी शस्य क्रिया हैं जो बहुत ज़रूरी है। फसल का उत्पादन काफ़ी कुछ इसी पर निर्भर करता है। यदि ये समय पर कर दिया तो फसल को बहुत लाभ होता है। खास तौर से 15 से लेके फसल बोने के 45 दिन तक फसलों का कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है फसल की खरपतवारों की। तो उस बीच में हमको 15 दिन के अंतराल पर, फिर 25-30 दिन के अंतराल पर 2 बार अंतर्वर्ती शस्यक्रिया में निराई गुड़ाई कर देते हैं। निराई गुड़ाई से आशय किसान भाइयों, यदि कोई यांत्रिक तरीका है, हैंड व्हील हो है या कोई मैकेनाइजेशन तरीका है, आप उससे अंतर्वर्ती क्रिया कर दें। यदि वो नहीं है तो आप हाथ से ही कृषि श्रमिकों के माध्यम से कुछ खरपतवार के पौधों को निकाल देते हैं और इनके घने पौधों को, चीना के घने पौधों को हटा देते हैं। तो ये आपकी फसल को एक आदर्श दशा देता है। फसल की जो बढ़वार है वो अच्छी होती है। फसल को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और नमी के लिए जो प्रतियोगिता करते हैं वो कंपटीशन दर कम हो जाती है। पूरी लाभ फसल को मिलता है। तो पूरी जब फसल को मिलेगी, फसल में अच्छा बढ़वार होगी, अच्छी पैदावार होगी। तो ये खरपतवार प्रबंधन भी विरलीकरण के साथ साथ 15 से लेके 45 दिन की अवधि है, उस बीच में हमको जरूर करना चाहिए ताकि हमारी फसल ऊपर निकल जाए। यदि थोड़े बहुत खरपतवार दोबारे आ भी गए तो वो ज़मीन में स्मोथरिंग यानी नीचे दब के रह जाए। तो ये इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई कीट या रोग इस चीना में लगता है, और यदि हाँ तो कौन कौन से, और उनका नियंत्रण कैसे हो? देखिए, चीना फसल परंपरागत फसलों में हमारी पुरानी फसलें हैं। ऐसे कोई हैबिट या हैबिटेट बहुत सारे कीटों की अभी इससे दूर है।
लेकिन फिर भी जहाँ फसल होती है वहाँ थोड़े बहुत तो नुकसान कीट बीमारियों से होता है। सामान्य तौर से जैसे हल्की भूमि है तो वहाँ दीमक की समस्या हो सकती है, या सामान्य रूप से तनाछेदक की समस्या हो सकती है। बरसात के मौसम में बहुत सारे कीट बीमारी, कई दूसरे परपोषी पौधे हैं उनके माध्यम से कभी कभी थोड़ा नुकसान करते हैं। तो मैं किसान भाइयों या जो भी उगाने की योजना बना रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि हम पोषक अनाज की फसलों को, श्री अन्न फसलों को ले रहे हैं तो इनका जो कीट व्याधि प्रबंधन है वो भी हम ऐसे तरीके से करें जो पर्यावरण हितैषी हो। इसमें खासतौर से नीम का तेल है, निमोली है, नीम का शत है, अर्क है, और मैं ये कहूँगा कुछ प्राकृतिक खेती की विधाएँ हैं, उसमें नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, या ब्रह्मास्त्र है, ये या दशपर्णी है। तो इस तरह के आयामों को जोड़ते हुए हम फसल पर डालते हैं। इससे क्या होगा, रोग के उपचार से बचाव बेहतर है। ये प्रक्रिया के माध्यम से फसल सुरक्षित रहेगी, कीट बीमारियों की इसमें जो संभावना है वो नहीं बनेगी, और ख़ास तौर से हमारी जो फसल है उसको क्षति नहीं होगी, तो और अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। आपने बताया कि चीना की फसल जो है वो बहुत कम दिन में पककर तैयार हो जाती है। कितने दिन में ये तैयार होती है, कब इसकी कटाई की जाए, और चीना की विशेष तौर पर उपयोगिता के बारे में बताएं जिससे कि किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके, वो इसे बाज़ार प्रदान कर सकें। देखिए, चीना की फसल करीब 65 से लेके 75 दिन में तैयार हो जाती है, और यदि मोटे तौर पर कहा जाए तो 2.5 महीने में आ जाती है। ये फसल करीब अगस्त के आखिरी सप्ताह से लेके सितंबर के प्रथम पखवाड़े में तैयार हो जाती है। इसके बाद दूसरी फसलें बड़ी आसानी से लगाई जा सकती हैं। तो एक तो ये फसल चक्र में बड़ी अच्छी सूट करती है। दूसरा, इसकी जो बालियाँ जब तैयार हो जाती हैं तो हमको पूरे पौधे को काट लेना चाहिए, और बालियों को उनसे अलग करके और दाना अलग कर लेना चाहिए। दाना अलग करने का तरीका हमारा परंपरागत भी हो सकता है, मैकेनाइजेशन से थ्रेसिंग बेस्ड भी हो सकता है, पतली जाली लगा के। और इससे जो उत्पादन मिलता है, अगर सब कुछ अच्छी दशा रहती है, फसल आदर्श दशा में उगाती है, तो 15 से लेके 20 क्विंटल दाना चीना का प्राप्त हो जाता है 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में जी। और इसी तरह जो पशुधन के लिए इसकी जो स्ट्रॉ है, या इसकी कड़वी जिसको कहते हैं हमारे किसान भाई, उसके पौधे का दूसरा भाग, तो वो पशुधन में चारे के लिए भी काम आती है। वो भी 35 से लेके 40 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है, जब दाना निकल गया तो इसको साफ करके हमको इस आधार पर करीब उसमें 12% से कम मात्रा में नमी रह जाए उसको संरक्षित कर लेना चाहिए। और बहुत सारे स्टार्टअप जो अब मिलेट्स के लिए सक्रिय हो गए हैं, उनके माध्यम से, और मैं तो कह रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में युवा वर्ग FIG फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, और ग्रामीण रोजगार के तौर पर मिलेट फसलों को प्रोत्साहन सीड से लेके इसकी वैल्यू एडिशन तक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो पोषक गुण हैं वो भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। खास तौर से ये बलिष्ठ हमारे शरीर को बनाता है, हड्डियाँ मजबूत करता है, और कई सारे तंत्र से लेके कैंसर जैसे रोगों की बचाने में क्षमता प्रदान करता है। थायराइड और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको नहीं होने देता। इसमें ग्लूटीन कम होता है, और इसका जो ग्लाइसिन इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो कम होता है, तो ये डाइजेस्ट होता है, और ख़ासतौर से ये रोगियों से लेके बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, युवा सबके लिए लाभकारी है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि चीना फसल को भी आप अपने भोजन में समावेश करें, और फसलों में जो फसल क्रम है उसमें स्थान दें। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कृषि वैज्ञानिकों से भी परामर्श कर सकते हैं, और समय समय पे इसके लिए जो प्रसार सामग्री है उनसे भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमको जो इसके रोजगारपरक उद्यम हैं उनसे जानकारी मिलती रहती है। चीना जो कि कम सुनी और देखी जाने वाली फसल है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इसे किस तरह से हम खा सकते हैं, हमारी थाली तक ये कैसे आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। चीना का उपयोग है, जैसे जो मोटे अनाज, माइनर अनाज मिलेट्स हैं, इनको भिगो के और 4-5 घंटे बाद इनका उपयोग करने के लिए सामान्य तौर पे जैसे चावल करते हैं, चावल की एक विकल्प है। जो लोग चावल नहीं खा पा रहे या जिनको डॉक्टर ने मना किया हो, चावल की जगह इसको ले सकते हैं। इसके ऊपर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उपमा है, डोसा है, इडली है, और दलिया है, इस तरह से बहुत सारे बिस्किट हैं। और आजकल तो मल्टीग्रेन आटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें अनेकों प्रोडक्ट और बहुत सारे स्टार्टअप इसके लिए सक्रिय हैं, और ये भोजन में समावेश करने का प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को एक परंपरागत फूड जो हमारा गेहूं चावल है उससे हटके मिले। हमारे शरीर को बहुत सारे फॉलिक एसिड, नियोसिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, ये सारे के सारे इससे मिल जाते हैं। डॉक्टर मना करे
कि आप चावल ना खाएं और फिर हम चावल खाना बंद करें, उससे बेहतर है कि हम अपनी रुचि से अपनी जिह्वा के स्वाद को किसी और तरफ मोड़ें और मिलेट्स खाना शुरू करें। डॉक्टर के कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर M.K. भार्गव, आपने चीना की उन्नतशील प्रजातियां और उत्पादन की उन्नत तकनीकों के बारे में और विशेष तौर पर मिलेट्स के उपयोग के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।